एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस शॉप का ओनर और गार्ड बाईजिन से बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता है। जहां पर बाईजिन उस शॉप के ओनर के चेहरा को देखकर उसे उसका पिछले लाइफ का कुछ यादें याद आ जाती है। जहां पर उसे उसी के जैसा दिखने वाली एक लड़की होती है जो कि उससे कहती है कि अगर अगली बार आप मेरे सिटी में आएंगे तो मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूँगी। वो सब याद करके वो सोचता है कि शायद ये लड़की उसकी डिसेंडेंट हो सकती है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि मेरा नाम झाओ यिंग है, अगर आप मेरे बॉडी की इश्यू को क्योर कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगी। उसका सरनेम सुनकर बाईजिन को कंफर्म हो जाता है कि उसी की डिसेंडेंट है। वो कंफर्म करने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन पेमेंट पहले। इतना बोलकर वो उसे कुछ आइटम को अप्रोच करने के लिए दे देता है। इसके बाद वो उसका सामान को लेकर अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पर गार्ड उससे शिकायत कर रहा होता है कि यानी कि अपने मास्टर से शिकायत कर रहा होता है कि वो ब्रैड तो एक प्रोफेशनल मेज भी नहीं है, क्या वो सच में आपको ट्रीट कर सकता है, क्या होगा अगर वो फैमिली को द्वारा भेजा गया कोई असासिन हुआ तो। झाओ यिंग कहते हैं कि मेरा बॉडी का इशू हमेशा से एक सीक्रेट रहा है, सिर्फ मैं ही इसके बारे में जानती हूँ और वो बंदा सिर्फ देख कर ही इतना कुछ बता दिया है और वो भी इतना डिटेल में बताया है जैसे कि वो इसे पर्सनली देखा होगा, इसलिए जरूर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा। उसका बॉडी गार्ड फिर भी उससे कुछ कहने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसके बात को काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे फैमिली के अंदर में हमारे फैक्शन का कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है, अगर मेरे बॉडी की इश्यू के बारे में हमारे फैमिली के दूसरे फैक्शन को पता चल जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें पता है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, अगर मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा उम्मीद का किरण भी है फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकती हूँ। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाईजिन उसका ट्रीटमेंट करने वाला होता है, जहाँ पर बाईजिन उसका बॉडी में लगे एक एरो को देखकर कहते हैं कि जैसा उम्मीद था ये एक स्पिरिचुअल रूइन बॉडी है। यिंग थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछते स्पिरिचुअल रूइन बॉडी ये किस तरह की इलनेस है। बाईजिन उससे कहता तुम्हें पता नहीं है क्या, स्पिरिचुअल रूइन बॉडी एक गोल्ड रैंक का प्रोफेशनल टैलेंट है। इस तरह का टैलेंट स्टार गेट के स्टार से अवेकन नहीं होता है, सिर्फ डी रैंक में पहुंचने के बाद ही उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और पूछती है तो इसका मतलब वो सब इस मेरे स्पिरिचुअल रूइन बॉडी का ट्रांसफॉर्म होने का साइन था। बाईजिन बताता है कि स्पिरिचुअल रूइन बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, यूजुअली एंसेस्टर से इनहेरिट किया जाता है। तुम्हारे एंसेस्टर में जरूर कोई रहा होगा जो कि इस गोल्ड लेवल के टैलेंट को लेकर ग्रैंड मेज बना होगा। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर है लेकिन उसका डिसेंडेंट होने के कारण आखिर तुम सुनी कैसे नहीं हो। वहीं पर वो उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि मेरे एंसेस्टर में मेरी ग्रैंड आंट थी, जब वो जिंदा थी तब काफ़ी लंबे टाइम पहले एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर से फाइट करने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण मारी गई थी और बिना कुछ एक्सप्लेन किए चली गई थी। वो सब सुनकर बाईजिन थोड़ा सा उदास होते हुए सोचता है कि वो तो सच में चल बसी है। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अब जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता है, मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल फोर्स सर्कुलेशन आर्ट 3 ब्रेथ सिखाता हूँ, इससे अच्छे तरह से कल्टिवेट करना जिससे तुम्हारी इंजरी नेचुरली हील हो जाएगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि ये ओरिजिनली में उसी का सीक्रेट आर्ट था जिससे कि मैं उसके बदले तुम्हें दे रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता दिया होता है कि क्या करना है, इसलिए वो उसे उसी तरह से कल्टीवेट कर रही होती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और तभी उसके बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होने लगता है, जिससे कि बाईजिन ऑब्जर्व करके अपना बाकी के डार्क क्रिस्टल को रिफाइन करने लगा होता है। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज से डार्क क्रिस्टल को रिफाइन करने पर उससे ज़्यादा मात्रा में स्टारलाइट एनर्जी मिल रहा होता है, इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर अपना बाकी के डार्क स्टार क्रिस्टल को भी रिफाइन करने लगता है और उन सभी के पावर को ऑब्जर्व करने लगा होता है। लेकिन वो ये भूल गया होता है कि ये उसका पुराना बॉडी नहीं होता है जिससे उससे चोट लग जाती है और अगर वो ऐसे ही करते रहेगा यानी कि ऐसे चलता रहा तो उसका बॉडी फट भी सकता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वह अपने एक स्किल का यूज करके उसका बॉडी में से जैसा फॉर्मेशन बना होता है उसी का जैसा फॉर्मेशन अपने बॉडी में भी बना लेता है, जिससे वो अपने बॉडी को सिर्फ फटने से ही नहीं बचा सकता है बल्कि वो उससे कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्सेस कर सकता है। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झाओ यिंग का बॉडी का चाओटिक स्पिरिचुअल एनर्जी शांत हो गया होता है और वो लगभग सी रैंक में पहुँचने वाली होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे अचानक हक कर लेती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से उसे कपड़ा पहनने के लिए कहता है। बाहर में वो सब सुनकर उसका गार्ड कुछ गलत समझ लेता है। अब इसके कुछ देर के बाद में गार्ड जाकर बाईजिन को अपनी मास्टर को ठीक करने के लिए थैंक्स कहता है और अपना प्रीवियस रूडनेस के लिए फिर से माफ़ी मांगता है। उसे उतना लॉयल देखकर बाईजिन उससे कहता खड़ा हो जाओ, मैं फ्री में हील नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिवॉर्ड का क्या हुआ। उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम जोटा होता है वो जल्दी से उसका आइटम देते हुए कहता है यही सब आइटम था जिसकी आप अप्रेजल करने के लिए बोले थे। अपना सभी आइटम देखकर बाईजिन सोचता है कि मेरा आर्मर को रिपेयर करने के लिए सभी टूल्स कंप्लीट हो गया है। ये सोचकर बाईजिन सभी को अपने स्पेटल पॉकेट में रख लेता है। एक स्पेटल पॉकेट को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक बी लेवल के पास भी ऐसा ट्रेजर होना रेयर होता है। उनका हैरानी भरा शक्ल देखकर बाईजिन पूछता है
क्या हो गया। जोटा जल्दी से कहता है कुछ नहीं। ये बोलकर वो अपने मन में कहता है कि मिस्टर बाई तो सच में रिमार्केबल है। तभी बाईजिन उन्हें बाई बोलकर वहाँ से जाने लगता है। बाईजिन को बिल्कुल सही सलामत जाता देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं, वो बंदा उसे पीटा क्यों नहीं। अगले सीन में बाईजिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो वापस जाते हुए सोच रहे होते हैं कि ये ट्रिप तो सच में रिवॉर्डिंग था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने बेबी ट्री का खाना के बारे में भूल ही गया है और तभी उसे उसका स्पेशल पॉकेट में से कुछ हलचल फील होने लगा होता है। इसलिए देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर वही बेबी ट्री होता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है कि बाईजिन का सभी स्पेशल एनर्जी पोशन को वो पी गया होता है। अब इसके बाद वॉरियर गिल्ड का होल को दिखाते हैं जहाँ पर बाईजिन अभी भी सदमा में होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि उसका खाना स्पेशल एनर्जी पोशन होगा। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे खिला पिला सकूँगा। यही सब सोचकर वो जा ही रहा होता है कि तभी मिस्टर दुआन आकर बाईजिन को एक नोटिस दिखाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वॉरियर गिल्ड और नाइट गिल्ड दोनों मिलकर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं तुम्हारे लिए एक स्पॉट को सिक्योर कर लिया हूँ। तुम उसका बात को पूरा करने से पहले बाईजिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी उसका नज़र उसमें लिखे हुए रिवॉर्ड पर चली जाती है जिसमें रिवॉर्ड 1 मिलियन पैसा होता है और स्पिरिचुअल पोर्शन का 10 बॉक्सेस होता है। वो देखकर बाईजिन जल्दी से अपना रंग बदलते हुए उससे कहने लगा होता है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस को वेस्ट नहीं होने दूंगा। हमारे वॉरियर गिल्ड के ऑनर के लिए मैं इस एक्सचेंज इवेंट में जरूर फर्स्ट प्लेस जीतूंगा। दुआन उससे कहते हैं एक्सचेंज इवेंट में फर्स्ट प्लेस? बाईजिन तुम हाल ही में प्रोफेशनल बने हो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट बाकी के जीने से सीखने के लिए सिक्योर किया हूँ, तुम्हारा चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं किया हूँ। बाईजिन कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर सोंग क्यान कुछ लोगों से बाईजिन के बारे में बातें करके उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा होता है और लुओ सोंग के भाई से वो कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत जिस चोट से हुआ है वो किसी मॉन्स्टर का काम नहीं लगता है और इसमें बाईजिन ने सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड है। लुओ सोंग का भाई कहता है कि अब जबकि उसने मेरे भाई को मारा है तो उसका भी अंत आ ही गया है। ये सुनकर सोंग क्यान और उसका साथी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब बाईजिन उसके रास्ते से हटने वाला होता है, ऐसा उन्हें लगता है। इसी के साथ में अगले सीन में उनके इवेंट को दिखाते हैं जहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग में 20 साल के नीचे वाला प्रोफेशनल जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाया होता है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इन सभी प्रोफेशनल का रैंक एटलीस्ट सिल्वर रैंक में होना चाहिए। जहाँ पर सभी लोग बाईजिन को वहाँ पर देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि ये तो वही रीमर वाला बाईजिन है ना, प्रोफेशनल बनने के कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ गया है, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। दूसरा बंदा कहता है कि आने वाला मैच में मैं उससे मैच ना हो जाऊँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं उन सो कॉल्ड रूकी जीनियस को पिटाना चाहता हूँ, बाईजिन जैसे गार्बेज को नहीं। इसी के साथ उनके अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर रेफरी सभी को रूल बता रहा होता है और बताने के बाद पार्टिसिपेंट को बुलाता है जिसमें पहले बाईजिन और उसका एक अपोनेंट जाता है। जहाँ पर बाईजिन को देखकर लिंसी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पर उसे देखकर उसका बटलर भी हैरानी से पूछता है कि वो तो वही बाईजिन है ना, ये बंदा तो हाल ही में प्रोफेशनल बना है और एक्सचेंज इवेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग हो रहा है। क्या उसे डर नहीं है कि दूसरे लोग उसे पीट के रख देंगे? उसका लक तो सच में बहुत ही बेकार है क्योंकि पहली राउंड में एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट उसे मिल गया है। वहीं पर अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर उसका अपोनेंट बाओ पे नाम का बंदा होता है जो कि इंटरमीडिएट ई रैंक का होता है। वो बाईजिन का मजाक उड़ा रहा होता है, उसके बारे में फालतू बकवास कर रहा होता है कि तभी बाईजिन उसे एक पंच करके कहा कि तुम्हारे जैसे स्मॉल फ्राई भी मेरे सामने बहुत बोलने लगे हो। एक ही पंच में वो बंदा काफ़ी दूर फेंका जाता है लेकिन जल्दी खुद को संभाल कर कहता है कि काफ़ी दर्दनाक था। तो वहीं पर ये देखकर सोंग क्यान और उसका साथी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ में फिर से अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर बाओ पे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझ पर स्नीक अटैक किया जब मैं तैयार नहीं था तब, अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा सभी दांत ना टूट जाए। तभी बाईजिन को काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट फील होने लगा होता है। देखने पर पता चलता है कि फीलिंग इंटेंट दो लोगों से आ रहा होता है, पहला सोंग क्यान होता है और दूसरा के बारे में उसे पता नहीं होता है क्योंकि वो अभी तक उस बंदे से नहीं मिला होता है। वहीं पर बाओ पे बाईजिन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा ले लिए हो। ये बोलकर वो अपना जोर से हमला कर देता है लेकिन बाईजिन काफ़ी आसानी से सिर्फ अपने हाथ का ही यूज करके उससे एक पंच कर देता है जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बिना किसी वेपन का यूज किए उसे पीट के रख दिया होता है। वहीं पर बाईजिन से पिटने पर उसे चोट लग जाता है और बाईजिन काफ़ी आसानी से जीत जाता है। उसे जीतता देखकर सभी लोग उसका जीनियस होने का तारीफ करने लगे होते हैं तो उससे लिंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई होती है। तभी उसका बटलर उससे कहते हैं कि उसका गोल्ड लेवल का टैलेंट जरूर बॉडी का इन्हांसमेंट पावर होगा। क्लोज कॉम्बैट के कुछ ही सेकंड में उसने उसे हरा दिया है, उसका कॉम्बैट टैलेंट तो सच में टेरिफाइंग है। इतना बोलकर वो लिंसी से कहते हैं कि तुम दोनों एक ही टाइम में गोल्ड लेवल का अवेकन की थी इसलिए तुम्हें भी मेहनत करना होगा और तुम उससे पीछे नहीं रह सकती हो। लिंसी सोचती है कि उससे कैचअप करना, अगर मैं सिर्फ उसका पीठ भी देख सकूँ तो मैं
काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊंगी। वहीं पर दूसरी तरफ में लुओ सोंग के भाई को दिखाते हैं, जो कहता है कि एक ही पंच में उसने ई रैंक नाइट को हरा दिया है, इसका मतलब जरूर वही मेरे भाई को मारा होगा। बाईजिन तुम बस इंतजार करो, अब तुम्हारा भरने का टाइम आ गया है। यही बोलने के साथ इसी के साथ फिर से मैच को दिखाते हैं, जहाँ पर बाईजिन एक एक के बाद एक अपना काफ़ी सारे मैच आसानी से जीत रहा होता है। उसे जीतता देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जेलसी के मारे उसका काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगे होते हैं कि देखो कितना ज़्यादा सोप कर रहा है गधा कहीं का। गोल्ड रैंक का टैलेंट बॉडी स्ट्रेंथिंग को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रहा है। अगर मेरे पास गोल्ड लेवल का टैलेंट होता तो मैं बाईजिन से काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता। वो बंदा तो सिर्फ लकी था, इसलिए गोल्ड लेवल का टैलेंट उसे मिल गया था। उनकी फालतू की बातें सुनकर बाईजिन उनसे कहता है कि मेरे पीठ पीछे फालतू का बकवास करना बंद करो, स्टारलाइट गिफ्ट लैंड के बारे में सोचो, गोल्ड लेवल का स्पिरिट तुम्हें क्यों नहीं चुना था, क्या ये सच में लक का काम था। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा गोल्ड लेवल का टैलेंट स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट है, और यही तो मैं चाहता था। अब इसके बाद फाइनली वो मैच आ गया होता है, जहाँ पर बाईजिन से लुओ सोंग का भाई लुओ वे फाइट करने वाला होता है, और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।